ने लताड़ा, मालदीव घुटनों पर आया कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस आपकी पिक्चर हो जाएगी क्लियर। मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। बिहार से कर्नाटक, राम नाम पर सियासत। अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले, इतना तुष्टीकरण से लोग प्रभावित हो चुके हैं। देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का। और सबसे पहले आज हम जिस खबर की बात करेंगे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, यानी मालदीव की बात होगी। देखिए, भारत से पंगा मालदीव को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ड्रैगन के इशारे पर नाचने वाले मालदीव को ये इल्म नहीं रहा कि वो नए भारत को चुनौती दे रहा था, नए हिंदुस्तान की आलोचना कर रहा था, उस हिंदुस्तान की जिसकी रहमो करम पर ही मालदीव का धंधा पानी चलता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रमाण के साथ ये बात आपको पूरी तरह आगे बताएंगे। दूसरी खबर सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच है कि सुलझने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है। आज भी एक कोशिश हुई, मगर सिर्फ कोशिश, नतीजा कुछ भी नहीं। अब तो सत्ता पक्ष पूछने लगा है कि क्या ये पेच चुनाव तक तो उलझा नहीं रहेगा। और तीसरी खबर में बात करेंगे राम के नाम पर छिड़े सियासी संग्राम की। देखिए, बिहार में राम मंदिर के नाम पर विवादित बयान फिर से सामने आए हैं। आरजेडी के नेताओं के इन बयानों के पीछे चेहरा किसका है, और ये बयान 2024 में इंडिया गठबंधन की कितनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब भी जानेंगे, जिसके लिए हमारे कई वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर खबर पर चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से दीपक रावत हमारे साथ हैं, अयोध्या से अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी हम रुख करेंगे। आप सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। बड़ी खबर, मालदीव के खिलाफ भारत का कड़ा रुख। मालदीव के उच्चायुक्त तलब किए गए हैं। एमईए ने मालदीव के उच्चायुक्त को बुलाया है। भारत विरोधी टिप्पणी के मामले में एक्शन। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। तो किस तरीके से, देखिए, सख्त एक्शन और जो कड़े तेवर भारत ने अख्तियार किए हैं, भारतीयों ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर एकजुटता दिखाई है कि सोशल मीडिया पर उसका असर साफ दिख रहा है। इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा ये समझिए ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, 2 जनवरी 2024 से ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का जो प्रचार किया, भारत ने किस तरह लड़ताड़ा, और उसके बाद वो घुटने पर भी आए। पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे। मालदीव के 3 मंत्रियों ने इस दौरे को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और यहीं से ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हो गया, जिसके बाद अब भारत ने जो कड़े तेवर दिखाए, कैसे मालदीव घुटने पर आ गया, ये सभी जानते हैं। इस पर बात करने के लिए आशीष आपके पास आती हूं, क्योंकि देखिए, अब ये नया भारत है। भारत के बारे में आप कुछ भी कहेंगे और भारत जाने देगा ये वो वाला भारत नहीं है। और इस मामले में ये जीता जागता प्रमाण हमने भारत सरकार के कदम से भी देख लिया और भारतीयों की उस एकजुटता से भी। जी, निश्चित तौर पर भारत ने बड़ा कड़ा रुख इख्तियार किया। सिर्फ भारत में ही मालदीव्स के हाई कमिश्नर को समन करके उनको कड़ी आपत्ति दर्ज करा के डिमार्च हैंडओवर नहीं किया गया है, बल्कि इंडियन हाई कमीशन ने मालदीव्स में बाकायदा इसको मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ उठाया और बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हमने देखा सेवरल बिगीज, बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने भी इसको कंडेम किया और साफ तौर पर कह दिया कि अब हम मालदीव शूट तक करने नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बात का रियलाइजेशन मालदीव्स को हुआ कि भारत से टक्कर लेके और खास करके प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करके प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत पे बहुत डिपेंडेंट है, जिसका जिक्र आप शिरीन कर रही थी। और यही वजह है कि देखिए, आप समय रहते बहुत जल्द, इनफैक्ट डिप्लोमेसी में ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन नीजक रिएक्शन था मालदीव्स की तरफ से कि उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ये भारत को जताने के लिए कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये हरकतें नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह के डेरोगेटरी ट्वीट्स नहीं आने चाहिए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की अस्मिता को ऑफेंड करने की कोशिश की, जिसको रिटेलिएट किया था भारत ने। जैसा मैंने आपको बताया कि हर अप्रोप्रिएट फोरम पर स्ट्रांगली इसको रेज किया गया और इसलिए मालदीव्स ने आखिरकार इस पर अपने कदम वापस खींच लिए।
जाहिर तौर पर देखिए उसका असर भी दिख रहा है। आप रहिए आशीष, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, इस पर आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह आलोचना मालदीव को किस तरीके से महंगी पड़ गई है तो आप देख ही रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी आपको बता देती हूं। ईज माई ट्रिप ने मालदीव को झटका दे दिया है। मालदीव के लिए सभी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस पूरे विवाद के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी हैशटैग बायकॉट मालदीव चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, और अब ईज माई ट्रिप की तरफ से भी झटका सीधे तौर पर मालदीव को दिया गया है। सभी बुकिंग कैंसिल कर दी गई हैं। जो मालदीव जाने वाले टूरिस्ट हैं उनमें भी बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। मालदीव्स ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कैसे? अब आप जरा ये भी समझिए कि भारत से ये पंगा जो है वो किस तरीके से मालदीव्स को महंगा पड़ गया है। इसका असर आपको दिखाते हैं। आर्थिक असर कैसे? मालदीव की फ्लाइट कैंसिल होने लगी हैं। बड़ी संख्या में मालदीव जाने वाले भारतीयों ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। उन्होंने खुद ये फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर बाकायदा बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। अब पॉलिटिकल असर भी इसका आप समझिए। देखिए, राष्ट्रपति मुइज्जो को हटाने का प्रस्ताव। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी ने मोदी के खिलाफ बयान की सीधे सीधे आलोचना कर दी है, कड़ी निंदा कर दी है। मालदीव के राजदूत को झाड़ लगाई गई। 5 मिनट में बाहर का रास्ता दिखाई दिया। तो आर्थिक से लेकर आप पॉलिटिकल असर तक देख रहे हैं। अब मालदीव क्या कर रहा है? डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश की जा रही है। बयानों से किनारा कर लिया गया। 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया, जिनकी तरफ से वो रिएक्शन थे, जो बयान थे, उन्हें फौरन सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो मालदीव अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका असर क्या होगा और आने वाले समय में और कितना असर इसका, यानी कि डैमेज इसका देखने को मिल सकता है मालदीव, ये हम अपने सहयोगी अभिषेक से समझते हैं। देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं शिरीन की। आखिरकार मालदीव ने ऐसा किया क्या, ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे हमें डायनेमिक समझना पड़ेगा। आप जो बता रही थी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा था, कुछ और मैं ऐड करना चाहूँगा। मालदीव का जो टोटल जीडीपी है शिरीन, उसका 28% जो है टूरिज्म पर बेस्ड है। 28%, सोचिए आप, यानी 1/4 से भी ज्यादा। वो जो फॉरेन एक्सचेंज मालदीव को आता है उसकी 60% जो है वो टूरिज्म से आता है। और अभी 2023 का डेटा है, बड़ा दिलचस्प है। कुल 18 लाख पर्यटक आए, उसमें से 2 लाख से भी ज्यादा इंडियन थे, और इंडियन के बाद चाइनीज के बाद रशियन। तो इंडिया उनकी जीडीपी को इस कदर सपोर्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो अगर ये जो सपोर्ट लाइन है, अगर ये वहां पर ब्रेक होती है तो उसका सीधा इंपैक्ट मालदीव की अर्थव्यवस्था पर आएगा। उसके बाद जो वहां पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए रेवेन्यू वो अर्जित करते हैं उस पर आएगा, वहां के आम नागरिकों पर आएगा। वहां के आम नागरिकों की कमर टूटेगी। और यही वजह एक पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है। और अब समझ में आ रहा है वहां के राष्ट्रपति को कि उन्होंने आखिरकार जो किया है उसका रिपरकशन कितना बड़ा है। जाहिर है, और इसीलिए डैमेज को अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कितना कंट्रोल कर पाएगा ये तो देखना होगा। आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर मालदीव विवाद से ही जुड़ी हुई आ रही है। लक्षद्वीप को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ गया है। लक्षद्वीप जल्द बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप पर सर्चिंग जो है वो भी बढ़ गई है। लक्षद्वीप सर्च करने में 3400% का इजाफा हुआ है। मेक माई ट्रिप का टूरिस्ट के लिए ये बड़ा ऑफर भी है। लक्षद्वीप जाने वालों को बड़ी छूट देने की तैयारी भी की जा रही है। तो इसका असर कैसे लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसके तौर पर भी देखा जा सकता है। अब मेक माई ट्रिप ने तो बड़ा ऑफर भी दे दिया है, बड़ी छूट देने की तैयारी। लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा समझाते हैं। भारत पर मालदीव कितना निर्भर है। मालदीव को नुकसान होगा और अब डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश की जा रही है वो क्यों? रक्षा क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। देखिए, 70% जो जरूरत है वो भारत पूरी करता है मालदीव की। मालदीव के डिफेंस फोर्स को प्रशिक्षण देने का काम भी करता है। भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है। तो ये रक्षा क्षेत्र की बात हो गई। अब जरा टूरिज्म की बात कर लेते हैं, पर्यटन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 2023 में करीब 2 लाख टूरिस्ट पहुंचे। 2022 में 2,41,000 टूरिस्ट गए। 2021 में 93,000 टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे और 2020 में 63,000। 20 से लेकर ये 23 तक का आंकड़ा। अब व्यापार भारत मालदीव में 2023 में 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। 2023 में 61.9 लाख करोड़ डॉलर का आयात हुआ। 2022 में ये किस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, किस लिए मुश्किल है, मुश्किल हालात में क्यों है? देखिए, 2014 में जल संकट पर भारत ने मदद की थी। भारत ने
ऑपरेशन नीर वहां पर चलाया था, आईएनएस सुकन्या, आईएनएस दीपक से पानी पहुंचाया, वायुसेना से भी किस तरीके से मदद मिली थी, कोविड काल में भी भारत ने संजीवनी दी थी, 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंचाई थी। मदद किस तरीके से की गई है हमेशा मालदीव की, और ये बताता है कि कैसे मालदीव जो है वो भारत पर पूरी तरीके से निर्भर है, किसी एक या दो क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में। आशीष, अब ये कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके की इस परिस्थितियों से निकाला जाए ताकि जो रिश्ते थे वो और ना बिगड़े आगे। नहीं, बिल्कुल ये सेंसिबल बात है जो आप कह रही हैं शिरीन, और इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव ने बाकायदा ट्वीट करके, अमूमन जनरली ओपाइन नहीं करती हैं सर्विस से रिटायर होने के बाद, बट उन्होंने भी लिखा है कि मालदीव्स जो है उसके साथ भारत का बड़ा इंट्रिकेट रिलेशन है। देखिए, हमारा इमीडिएट नेबर है, हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अपना घुसपैठ और भी ज़्यादा बढ़ा ले, जिससे कि आगे चल के हमें कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न्स हो। लगातार मैंने देखा है कि NSA डोवाल साहब ने भी वहाँ दौरा किया और ज़्यादा क्लोजर कोऑपरेशन हिंदुस्तान बार बार कोशिश करता रहा मालदीव्स के साथ। मालदीव्स भी इक्वली रेसिप्रोकेट करता रहा था, लेकिन उनके जिस तरह से मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद जो ऑब्जेक्शनेबल डेरिगेटरी ट्वीट्स किए थे, उसके बाद ये हालात बिगड़े। मालदीव्स आर सेल्व्स टू बी ब्लेम फॉर दिस। इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं। इंडिया ने सिर्फ इस मैटर को रेज किया डिप्लोमेटिकली और अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। बट सूनर और लेटर यस, कोशिश यही होगी कि किसी तरह से दोबारा रिश्ते पटरी पर आए। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं कि आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है। खुद मालदीव्स के प्रेसिडेंट, जो कि पहले से प्री शेड्यूल था शिरीन, चाइना के विजिट पर 1 हफ्ते के लिए पहुंचे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डेलिकेट डेज होंगे, जबकि भारत को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि स्थिति ना बिगड़े और बेहतर है कि दोबारा से रिश्ते सामान्य तौर पर पटरी पे आ जाएं। ठीक है आशीष, इस पर बात करेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, मालदीव से तनाव के बीच चीन की एंट्री हुई है। ग्लोबल टाइम्स पर भारत को नसीहत दी है चीन ने। मालदीव को लेकर बड़ा दिल दिखाए दिल्ली। राष्ट्रपति के दौरे का मतलब प्रो चाइना नहीं है, तो ग्लोबल टाइम्स पर भारत को नसीहत चीन की तरफ से, ये कहते हुए कि इस मामले में दिल्ली बड़ा दिल दिखाए। अभिषेक, इस पर आपसे बात करते हैं, क्या समझ आ रहा है इस बयान का? इस ग्लोबल टाइम्स में जिस तरीके से ये नसीहत दी जा रही है, क्या मतलब इसका? देखिए, ये जो मतलब है शिरीन, वो एक सिलसिले की वानगी है। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। आप इंडो पैसिफिक में देखिए, जब भी ऐसा कोई इशू होता है, जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आती है, चाइना की पूरी कोशिश होती है कि इंटरनेशनल एरिना में वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और ये जताने की कोशिश करे कि भारत की जो नीतियां हैं वो नीतियां ऑफेंसिव नीतियां हैं और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मालदीव के सिलसिले में भी वो यही कवायद कर रहा है। और मैं एक बात आपको और बताऊं, ये तय है, ये पहले से, इसमें दो राय नहीं कि जो मालदीव के राष्ट्रपति गए हैं उनकी ये विजिट पूर्व निर्धारित थी, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट इस विजिट का इसका जो असर है उसमें साफ तौर पर नजर आएगा और चीन कितना बेल आउट कर पाएगा ये भी देखने वाली बात है। अगर भारत के साथ टसल बढ़ता है तो चीन की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि चीन के जो इंटरनल कंडीशन है, उनकी जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। सीट शेयरिंग पर हालांकि कोई फैसला अभी नहीं हो सका है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी महीने एक बार फिर से बैठक होगी। आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए हैं। तो बड़ी खबर, सीट शेयरिंग को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर यह बैठक की। दिल्ली में यह बैठक हुई, हालांकि कोई नतीजा भी नहीं निकल सका है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अभी बात नहीं बन सकी और इसीलिए इसी महीने में एक बार फिर से बैठक की जाएगी। बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहाँ पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की कवायद तो शुरू हो गई, लेकिन उसका नतीजा निकलता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। इस पर बात करने के लिए दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ताजा अपडेट क्या है? क्या हुआ बैठक में? नतीजा तो कोई नहीं निकला, फिर हुआ क्या?
शिरीन, देखिए 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस मीटिंग को लेकर। पहली बात तो ये कि जब मीटिंग के बाद दोनों ही पार्टी के नेता बाहर आए तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी, यानी कि जो बातचीत उनको करनी थी उसको लेकर कुछ पॉजिटिव संदेश बाहर आया। और ऐसा ही कुछ सूत्र भी बता रहे हैं कि दोनों के बीच काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। बातचीत किसको लेकर हुई है अब इसको जानना ज़रूरी है। बातचीत हुई है दिल्ली को लेकर, हालांकि इसमें बातचीत दूसरे स्टेट को लेकर भी होनी थी, लेकिन दिल्ली को लेकर खासतौर पर बातचीत हुई। इसके मायने ये निकाले जाते हैं कि दिल्ली को लेकर जो दोनों पार्टियाँ चाहती हैं कि 7 सीटें हैं और 7 सीटों में क्या फॉर्मूला बनेगा। 4 और 3 की बात चल रही थी, 4 कौन लेगा, 3 कौन लेगा, इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दस्तावेज शेयर किए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के 2 नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी मौजूद थे मीटिंग में। वहीं कांग्रेस की तरफ से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली भी मीटिंग में मौजूद थे। दोनों ने अपने अपने जो फॉर्मूले हैं वो दोनों पार्टियों के सामने रखे हैं। आम आदमी पार्टी क्या करती है कि हर महीने जो है वो अलग अलग जगहों पर इलाकों में सर्वे करती है। वो सर्वे की एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने कांग्रेस के सामने रखी और कहा है कि अगर हम इन सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, इन सीटों पर इस पार्टी का कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है तो उसके जीतने के चांसेस क्या होंगे। अब वो जो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं वो दोनों पार्टियां अपने आला कमान को दिखाएंगी। आला कमान फिर फैसला लेगा कि हाँ उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जो कांग्रेस कह रही है उस पर आम आदमी पार्टी राजी होती कि नहीं, आम आदमी पार्टी जो कह रही है उस पर कांग्रेस राजी होती कि नहीं, ये देखना होगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि एक और बैठक होगी, फाइनल बैठक इसे कह सकते हैं, जिसमें जो फॉर्मूला जो ये आज शेयर किया गया है उस पर सहमति बनती कि नहीं बनती ये तय हो जाएगा। ठीक है दीपक, आप नजर रखिएगा इस खबर पर। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी मांग रखी है, जैसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दोनों ही दलों ने एक दूसरे से दस्तावेज शेयर किए। दीपक भी आपको ये बता रहे थे, सूत्रों से जानकारी है कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे अब दोनों दलों के नेता। तो कई मामलों पर सहमति बनी है, दस्तावेज जो हैं वो दोनों शेयर किए गए हैं दोनों ही दलों के बीच, लेकिन फाइनल अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए दीपक, जो कह रहे थे लब्बो लबाओ वही जानकारी है कि ये जो दस्तावेज शेयर किए गए, मुझे ऐसा लगता है कि सीट वाइज सीट 4 और 3 जिसका फॉर्मूला शिरीन कहा जा रहा है कि कौन सी सीट किसकी निकल सकती है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ किन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोके और कौन आम आदमी पार्टी समझती है कि ये आम आदमी पार्टी को ही मिलना चाहिए अगर दिल्ली में अलायंस करना है। ज़्यादा इस बात की गुंजाइश है कि दिल्ली में इन दोनों दलों के बीच में अलायंस हो भी जाएगा। और अरविंद केजरीवाल आज इसलिए नहीं थे क्योंकि हायर लीडरशिप, जैसा दीपक बता रहे थे, वो बाद में निष्कर्ष पर आएगी। अभी फिलहाल प्रारंभिक बातचीत होनी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल तो ये भी था कि पंजाब को लेकर के भी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि अलायंस होगा, लेकिन आज पंजाब की तरफ से दोनों ही दलों के नेता नहीं आए। तो अब ऑलमोस्ट आप क्लियर मान के चलें कि पंजाब में दोनों दलों के बीच में किसी भी तरह की सीट शेयरिंग की गुंजाइश ना के बराबर है। और लगता ऐसा है कि दिल्ली में दोनों के बीच में कोई ना कोई समझौता सीट शेयरिंग को लेकर के जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, दीपक आपसे मैं समझूंगी, क्योंकि अभी तक ये फॉर्मूला क्या होगा और हो भी पाएगा नहीं। जैसे पंजाब को लेकर तो पेच ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, कब तक हो पाएगी चीजें क्लियर? और देखिए, इसके संकेत भी आज सीधे तौर पर बैठक के बाद दे दिए गए हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने ये कहा है कि पहली मीटिंग ये थी कि हम एक दूसरे को समझ लें, समझ लिया है, सारी बातें एक दूसरे से कर ली गई हैं। अब जो बातें की गई हैं, जो दस्तावेज दिए गए हैं, वो आला कमान के पास जाएगा, यानी इधर अरविंद केजरीवाल के पास जाएगा, उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जिनसे भी बातचीत करनी है उनसे बातचीत होगी। उस बातचीत के आधार पर उनको बताया जाएगा कि दोनों पार्टियां क्या डिमांड कर रही हैं, फिर वो अपना मिलान किया जाएगा। उसके हिसाब से फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। तो इतना तो तय है कि पंजाब छोड़ के, जैसे आशीष जी बता रहे थे कि पंजाब छोड़ के दिल्ली को लेकर लगभग गठबंधन तय है, ये आज पक्का हो गया है। दोनों के चेहरों पर ये इस बात को लेकर मुस्कान थी कि 4 और 3 का फॉर्मूला एकदम तैयार हो गया है। दूसरी बात यह है कि गुजरात और गोवा को लेकर भी बातचीत चल रही है, लेकिन वो अगली बैठक में की जाएगी। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें मांग नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पार्टी का कुछ लेना देना है नहीं। 5 सीटें गुजरात में हैं और 2 सीटें गोवा में विधानसभा की सीटें हैं, तो वो ज़्यादा मांग करेंगी नहीं। लेकिन दिल्ली को लेकर जो बातचीत चल रही थी उस पर निष्कर्ष आमतौर पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब को परे कर दिया। आगे भी आपसे इस पर बातचीत होगी। बिहार में राम के नाम पर एक बार फिर से विवादित बयान बिहार से सामने आए हैं। आरजेडी के विधायक हैं अजय यादव, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है। बिहार के मंत्रियों ने भी इस पर बेतुके बोल अपने बोले हैं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर इसे लेकर हमला भी बोला। अब बयानों के पीछे लालू और तेजस्वी का चेहरा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो राम के नाम पर सियासत तेज होती हुई भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग
यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा है, आरएसएस है, नाथूराम गोडसे के वो लोग वंशज हैं, तो वो लोग कुछ भी करा सकते हैं। जब महात्मा गांधी को लोग नहीं छोड़े तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, बांटने के लिए, तो ये लोग तो हरडंडा केंद्र में बैठ के लोग अपनाने का काम किया है। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। अब ये लोग महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले, इतना तुष्टीकरण से लोग प्रभावित हो चुके हैं। यदि देना ही है तो हम लोग को घर पर संविधान दीजिए। तो देखिए, राम के नाम पर यह सियासी संग्राम जो थमता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। विवादित बोल, विवादित बयान हर दिन किसी न किसी के सुनाई दे रहे हैं, बिहार से लेकर कर्नाटक तक से। इस पर बात करने के लिए सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, अयोध्या से लेकर पूरा देश इस वक्त राम में है, लेकिन सियासतदानों के लिए यहां भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें सियासत नजर आती है। शिरीन, एक तो मैं इस समय अयोध्या में आपकी सबसे फेवरेट जगह पर खड़ा हूं, लता चौक आप विजुअल में देख सकती हैं। और दूसरा जो आपने मुद्दे की बात कही, देखिए मेरा ये मानना है कि जितने भी बयान आ रहे हैं शिरीन, ये सारे बयान, ऐसा नहीं कोई गलती हो रही है, ऐसा भी नहीं कि ये सब बयान जो है किसी की व्यक्तिगत विचारधारा है वो बोल दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये एक सोची समझी राजनीति है। देखिए, मैं इसमें यूपी में हूँ, आपको याद होगा इसी यूपी में 1992 की घटना के बाद एक नारा बना था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो जो एक मंडल वाली राजनीति थी, यानी कि आप उनको जोड़िए जिनका कि इस हिंदुत्व की राजनीति से वास्ता नहीं है, उसमें जो पिछड़ी जातियां वो आती हैं, उसमें अल्पसंख्यक तबका आता है, उनको जोड़ के कंसोलिडेट करके इसकी टक्कर में तैयार कीजिए एक गठबंधन, जिसका यूपी में 90 के दशक में एक नहीं बल्कि कई बार प्रयोग हुआ था। तो मुझे ये लगता है ये उसी प्रयोग को एक नए पर्सपेक्टिव में दोहराने की तैयारी है। और ये चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ बोल रहे हो उत्तर प्रदेश में, या बिहार में आरजेडी के बयान आ रहे हो, ये कोई भी बयान ऐसा नहीं जो ये बयान किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या गलती से जुबान स्लिप कर रही हो। बाकायदा इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है और ये सोची समझी एक राजनीति है 2024 के पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने की और उसे एड्रेस करने की। शिरीन, आशीष, देखिए, पहले तो सालों तक राम के नाम पर सियासत, अब राम का जब काम हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें भी सियासत की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए, क्योंकि 24 चल रहा है, लड़ाई बेहद नजदीक है, इंडिया गठबंधन के लिए ये बयान मुश्किल पैदा करें? अरे निश्चित तौर पर हेडेक हो जाएगा इनके लिए, ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। शिरीन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब इस पर फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, यही लोग चाहते थे कि दलीलें रखें, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। जब फैसला आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बयानों को हम बेफजूल, बेतुका ही कह सकते हैं। जानबूझ करके मुझे ऐसा लगता है कि ये जो MY जो अभिषेक जिक्र कर रहे थे, ये अपने वोट बैंक MY जो फैक्टर हम कहते हैं उसको कंसोलिडेट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखिए कि एक नेता कुछ कहता है और उसी पार्टी का, JDU तो छोड़ दीजिए, RJD के दूसरे नेता उसको डिनाई करने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके, सोच समझ करके वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश है कि लार्जर तौर पर, जनरल तौर पर पैन इंडिया लोकसभा में भले ही कांग्रेस पार्टी या दूसरी इंडिया अलायंस की पार्टीज इस तरह की बातें ना करें, लेकिन बिहार या इस तरह के जो रीजन्स हैं जहां पर, जैसा मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम हो चाहे यादव वोट बैंक हो, इनको इंटैक्ट रख के अगर पॉलिटिकल फायदा नजर आता है तो मुझे लगता है कि उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे इंडिया अलायंस और उनकी खुद की पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ओवरवेलमिंग सपोर्ट में फिर कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भाव है अभी देश में, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाता है। जाहिर है, बड़ी खबर, राम के नाम पर किस तरह से सियासत देश भर में है। कर्नाटक में भी सियासत हो रही है। कर्नाटक सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। 22 जनवरी को विशेष पूजा का आदेश दिया गया है। सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों में विशेष पूजा होगी। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को सद्बुद्धि आई। तो राम के नाम पर कर्नाटक में जिस तरीके से यह आदेश 22 जनवरी को विशेष पूजा का आदेश जारी किया गया है। 34,000 temples and 22nd of this month I told our commissioner to give a circular to all the temple EOs and the priests. On that occasion a special puja will be held. सद्बुद्धि मिला है। मैं उनको कम से कम
जब ये डीके शिव कुमार इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं, जो चावल दिया ही नहीं है, ये चावल से अक्षता बन रहे हैं, वही अक्षता बांट रहे हैं, ऐसे बोला है। इतना झूठ बोलने को कम से कम शर्म तो आना चाहिए। एक दाना चावल अभी तक बांटा नहीं है और वो चावल से ही अक्षता बन रहे हैं, ये तो क्या कितना बेशर्म लोग हैं। तो इस आदेश को लेकर बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि कांग्रेस को देर से ही सद्बुद्धि तो आई। दीपक, आपसे इस पर बात करते हैं। ये कहीं बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं है, जो यहाँ आशीष और अभिषेक दोनों सहयोगी हमारे कह रहे थे कि डैमेज तो होगा देखिए इस तरह की बयानबाजी से। देखिए, राम मंदिर एक अपने आप में एक ऐसा इशू है जिस पर कोई भी पार्टी बोलने से पहले 100 बार सोचेगी, और अगर चुनाव नज़दीक हो तो तब ये सोचना लाजमी भी है कि आप सोच के ही बोले। लेकिन अगर इधर उधर के बयान होते हैं तो यही वजह है कि जो आला कमान है, पार्टी की हार्ड लाइन है, वो ये तय कर देती है कि ये बयान जो है वो व्यक्तिगत तौर पर दिए गए हैं, पार्टी की लाइन नहीं है। ऐसे में ऐसे कई सारे बयान अभी और भी आएंगे और इसको लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद भी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन सीधे तौर पर यह है कि ये मानना होगा कि हर कोई इस बारे में, इस मुद्दे पर कुछ भी ऐसा कहने से बच रहा है ताकि वो किसी के निशाने पर आए। चुनाव जब बेहद नज़दीक हो, पूरा देश राम में हुआ पड़ा हो, पूरा देश अयोध्या की तरफ एक नज़र से देख रहा हो, तब इस तरह के बयान कहीं पर टिकते नहीं हैं। 2024 से ही जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।